पिछले वीडियो में हम लोगों ने रसायन, इसके परिभाषा, एग्जाम्पल्स, अभिकारक और आपका प्रतिफल, इसके परिभाषा और एग्जाम्पल और रासायनिक अभिक्रिया के जो 5 अभिलक्षण होते हैं इसको काफ़ी बारीकी से हम लोग समझे थे। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपका जो रासायनिक अभिक्रिया के 5 अभिलक्षण होते हैं, इन पांचों अभिलक्षण को एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। फिर आपका रासायनिक समीकरण क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और आपका रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने पहले वीडियो को देखा है तो हमारे साथ बने रहें, अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे टिक करें और आपका इसके पहले वाला वीडियो को देखें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जब भी दुनिया में कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसके 5 अभिलक्षण होते हैं, जिसमें से पहला अभिलक्षण था गैस की उत्पत्ति होना। यानी कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे उसको रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो है आपका गैस की उत्पत्ति होती है। इस एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि आपका जस्ता यानी कि आपका जिंक जस्ता, जब आपका जस्ता को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलाया जाता है, यानी कि आपका दानेदार जस्ता जो है उसको उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है, तब जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। यानी प्रतिफल के रूप में जो है आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इस एग्जाम्पल में ध्यान देने वाली बात एक और भी है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसमें आपका HCl यानी कि आपका हाइड्रोजन उपस्थिति जरूरी है। जो दुनिया के जितने भी अम्ल होते हैं सभी अम्ल में जो है हाइड्रोजन की उपस्थिति जरूरी होती है। और आपका जब भी कोई धातु, जस्ता जो है आपका धातु था, तो जब कोई धातु जो है वो आपका अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आपका हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस फैक्ट को हम लोग धातु अधातु के चैप्टर में पढ़ेंगे और काफी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी उठाया जाता है कि जब आपका धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त होता है, तो वो आपका होता है हमेशा हाइड्रोजन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस की उत्पत्ति होती है। इसके दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। देखिए, जब आपका सोडियम कार्बोनेट किसी परखनली में जो है सोडियम कार्बोनेट को आपका रख करके ले करके और जब उसमें हल्का सा जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो ये 2 एग्जाम्पल से हम लोग समझ चुके हैं। पहला जो आपका था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका HCl जो है उसमें जब आपका जस्ता अभिक्रिया किया था तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकला था। और दूसरा जो है आपका सोडियम कार्बोनेट जो एक परखनली में ले करके और जब आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब प्रवाहित किए थे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था। इस तरह से हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो प्रूव करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब कंप्लीट होती है तो आपका किसी न किसी प्रकार का गैस जो है उसकी उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे अभिलक्षण जो है वो है आपका अवक्षेप का बनना। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो अवक्षेप के रूप में कुछ जो है ठोस पदार्थ बनते हैं। पहले आप समझते हैं कि ये अवक्षेप क्या है। इसके अवक्षेप को समझने के लिए हम गांव का एग्जांपल लेंगे, एकदम देसी एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ गंदा हो गया है ना, मिट्टी वाला आप बर्तन बना रहे थे तो मिट्टी से काम कर रहे थे, आपका गीली मिट्टी में, तो आपका हाथ गंदा हो गया। उस हाथ को जब हम लोग एक बाल्टा में पानी लेंगे और साफ पानी में जब हाथ को धोते हैं तो आपका पानी जो है वो पूरे गंदा हो जाता है। यानी कि उस पानी में आप जो है बाल्टे के तली को नहीं देख पाएंगे। लेकिन उसी पानी को जब अगर हम लोग मतलब रात भर अस्थिर से रख देंगे तो अस्थिर होने के कारण जो है सारी गंदगी, यानी जो आपका मिट्टी का कण जो पानी में घुला हुआ था, मिला हुआ था, वो सारा कण जो है रात भर में आपका नीचे बैठ जाएगा और फिर ऑलरेडी पानी साफ हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से जब आपके 2 केमिकल रिएक्शन जब होते हैं, 2 अलग अलग केमिकल जब परखनली में मिलाया जाता है तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि आपका सारा गंदगी जो है एक गद्दा के रूप में, आप कचरा के रूप में जो है सफेद दही के जैसा, जैसे कि दही आपका जमता है उस तरह से आपका सफेद दही के जैसा जो है अवक्षेप, यानी कि जो गंदगी के रूप में जो आपका तली में नीचे बैठ जाता है। यानी जब 2 अलग अलग केमिकल रिएक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो गंदगी के रूप में, गद्दी के रूप में जो है आपका परखनली के तल में नीचे में जो है दही के जैसा सफेद सफेद आपका नीचे बैठ जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप का बनना, है ना। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि आपका रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो है आपका अवक्षेप जो है वो अवक्षेप बनता है और वो परखनली के नीचे बैठ जाता है। इसके एग्जाम्पल को हम लोग बारीकी से समझते हैं।
उदाहरण के लिए इस बात को हम लोग समझते हैं कि जब जो आपका सोडियम क्लोराइड के विलयन में यानी परख नली में जो है सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड को ले लेंगे और सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब आपका सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को आप जब डाला जाता है, सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अपक्षेप बनता है और वो परख नली में नीचे की ओर जो है आपका बैठ जाता है। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब होता है पतला, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, है ना, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर जो है आपका बेरियम सल्फेट नाम का जो है दही के जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यह आपका दूसरा एग्जाम्पल है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो आपका अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी कि आपका दही जैसा सफेद गंदगी जो है नीचे परख नली में तल में जो है आपका बैठ जाता है। ध्यान दीजिए, जब रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो इसके तीसरा अभिलक्षण जो था, विशेषता जो था, वो था आपका रंग परिवर्तन। यानी कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले जो है वो आपका कंपोनेंट का रंग जो है अलग होता है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो उसका रंग बदल जाता है, रंग परिवर्तन हो जाता है। तो समझते हैं इसके एग्जाम्पल को काफी डिटेल से। उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कि रंग जो है बैंगनी होता है। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है कंपटीशन वाले एग्जाम में या तो आपके IIT के इंट्रेंस एग्जाम में, आपके बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम और नौकरी वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का आपका रंग कैसा होता है। तो ये जो आपका बैंगनी कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी कलर का। तो जब किसी परख नली में पोटेशियम परमैंगनेट को पहले रख लेते हैं और उसमें नींबू, जो आपका घरेलू नींबू होता है, वो आपका नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। उसका रस जो है निचोड़ने के बाद जो है आपका परख नली में पहले लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट जिसका रंग जो है वो आपका क्या था, बैंगनी था। तो जैसे ही नींबू का रस धीरे धीरे निचोड़ने लगते हैं परख नली में तो धीरे धीरे इसका जो बैंगनी रंग था वो आपका गायब होने लगता है। और ये जो है इसका उदाहरण है कि जब रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो रंग परिवर्तन होता है। तो ये उसका उदाहरण है क्योंकि उसका जो बैंगनी रंग था वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है आपके मैट्रिक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है ना। तो जहां जिस पॉइंट से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपके कंपटीशन एग्जाम में या तो एंट्रेंस एग्जाम में या तो आपके मैट्रिक के बिहार बोर्ड एग्जाम में, उन सारे पॉइंट पे हम आपको हिंट कर देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उस पॉइंट को आराम से कॉपी में लिख करके बार बार रिपीट करते रहिएगा ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपसे कभी नहीं छूटे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है रंग परिवर्तन वाला कि रासायनिक अभिक्रिया जब कंप्लीट होता है तो रंग परिवर्तन होता है। उसमें आपका दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रंग होता है वो आपका नारंगी रंग होता है। तो जब साइंटिस्ट आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट को एक परख नली में रखा, उसके बाद जो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित जब किया तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो पहले रंग था वो आपका था नारंगी रंग। अब जैसे ही उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दिया तो उसका रंग जो है नारंगी से हरा हो गया, है ना। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव आपके बन रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसका रंग कैसा होता है तो आपका नारंगी, है ना। और जैसे उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया परख नली में तो उसका रंग चेंज होकर के जो है वो आपका नारंगी से हरा हो गया। रासायनिक अभिक्रिया जब कंप्लीट होती है तो उसका चौथा लक्षण था आपका ताप में परिवर्तन। यानी बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जब वो कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के पहले जो है कंपोनेंट्स या पदार्थ जो होते हैं उसका टेम्परेचर अलग होता है और जैसे ही आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है, रासायनिक अभिक्रिया पूरा होता है तो उसका जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है। देखिए इसके घरेलू एग्जाम्पल को समझते हैं, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल को। देखिए आप जो है अपने घर में चूना वाला जो पुताई होता है, दीवाल जो है दीपावली के समय में जितने पक्के के दीवाल होते हैं तो गांव में आप लोग देखे होंगे दीवाल का पुताई करते हुए। तो मार्केट से पहले जो हम लोग पैकेट जो लाते हैं, बोरा जो होता है आपका वो कली चूना वाला, तो कली चूना का पैकेट लाया जाता है ना। तो उसका टेम्परेचर देखिए एकदम कम होता है, लेकिन जैसे ही उसका आपका नदी में रख करके पानी डाल दिया जाता है और उस कली चूना को जो है उसमें डाला जाता है तो तब जो है आपका पानी जो है ऑटोमेटिकली ढबकने लगता है ना, उबलने लगता है पानी। और उबलने के साथ साथ जो आप देखिएगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो हमारे रियल लाइफ में भी ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि आपका जब केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ देखिए आपका कली चूना और पानी दोनों में रिएक्शन हो रहा था
तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया था, ताप में परिवर्तन हो गया था। तो इस तरह से ढेर सारे रियल लाइफ में एग्जाम्पल होते रहते हैं जिसमें कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो है टेम्परेचर या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। देखिए यहाँ से बिहार बोर्ड जो है आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से देखिए ताप परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के हो जाते हैं, एक आपका उष्मा शोषी और दूसरा आपका उष्मा क्षेपी। बारीकी से समझते हैं, पहले समझते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को। उष्मा क्षेपी है ना, इसको समझते हैं। उष्मा क्षेपी का मतलब होता है कि उष्मा को बाहर निकालने वाला, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके कंप्लीट होने के दौरान, ये तो आपका कंप्लीट होने के बाद जो है टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। यानी मान लीजिए किसी आपका जो अभी नदी वाला एग्जांपल लिए थे, तो नदी में जो पानी हम लोग डाले थे पहले उसका टेम्परेचर कम था, लेकिन जैसे उसमें कली चूना डाले और आपका घुमाए तो आपका जो है पानी का टेम्परेचर बढ़ गया था। तो ये आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। लेकिन मान लीजिए कि कुछ वैसा परखनली में आप रखे हुए हैं और उसमें फिर नया केमिकल डाले, उसके बाद परखनली को जब छू करके देखे तो वो आपका ठंडा महसूस हो रहा था, तो वो हो जाएगा आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया को बारीकी से समझते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके कंप्लीट होने के बाद जो आपका जो प्रतिफल बनता है, प्रतिफल का टेम्परेचर जो है पहले की अपेक्षा कम हो जाता है ना। और उष्मा क्षेपी में क्या था कि उष्मा उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलता है। और आपका उष्मा शोषी में क्या होता है कि उष्मा जो है अवशोषण होता है। उष्मा शोषी यानी कि उष्मा का अवशोषण होने वाला रिएक्शन में फाइनली टेम्परेचर आपका घट जाएगा, और उष्मा क्षेपी रिएक्शन जो होगा है ना, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उसमें जो आपका टेम्परेचर फाइनली बढ़ जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिलक्षण होते हैं उसमें से आपका पांचवा अभिलक्षण था अवस्था परिवर्तन। इस अवस्था परिवर्तन वाले फैक्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है मोमबत्ती का जलना। यहाँ से देखिए आपके बहुत सारे फैक्ट निकल के आएंगे। मोमबत्ती यानी कि आपका कैंडल जो हम लोग दीपावली में यूज करते हैं, तो आपने उसको जलाया होगा दीपावली में और गौर किया होगा उसमें कि मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो मोमबत्ती जो है, जितना आपका मोमबत्ती आप जला स्टार्ट में लिए थे, जलने के बाद जो आपका बचता है वो उतना नहीं रहता है। तो आखिर जो पूरा मोमबत्ती था वो गया कहाँ? देखिए कुछ मोम जो है जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है ना। कुछ जो है मोम आपका उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि मोमबत्ती के आसपास अपने हाथ को ले जाइएगा तो गर्माहट महसूस करेंगे। कुछ मोम जो है जल करके प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए मोमबत्ती हमारा ठोस अवस्था में था और अलग अलग अवस्थाओं में परिवर्तित हो गया है ना। कुछ वाष्प बन के आपका उड़ गया, कुछ जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो यहाँ से जब केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि यहाँ से जल रहा था यानी दहन हो रहा था, और दहन भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब आपका रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होता है तो अवस्था परिवर्तन भी होते हैं। मोम का कुछ भाग जो है आपका वाष्प में परिवर्तित होता है, कुछ प्रकाश ऊर्जा में, कुछ उष्मा ऊर्जा में, कुछ आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, और बचे हुए मोम जो है पिघल करके पुनः द्रव अवस्था में आ जाते हैं और पुनः नीचे जम जाते हैं। तो सुबह आप देखते होंगे दीपावली के बाद कि जहां मोमबत्ती जलाए थे वहां पे थोड़ा सा मोम आपका बचा हुआ रहता है। प्रकृति में चारों ओर हम जहाँ हमारे जीवन में जो है आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल में चारों ओर जो है कुछ ना कुछ हमेशा रासायनिक अभिक्रिया के रूप में घटना घटित होती रहती है, और इन्हीं पांचों लक्षणों के वजह से हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ था। सबसे पहला आपका था गैस की उत्पत्ति, इसको एग्जाम्पल के साथ हमने समझा। फिर आपका था आपका गैस की उत्पत्ति, दूसरा था आपका अवक्षेप का बनना, और तीसरा आपका रंग परिवर्तन, चौथा था आपका अवस्था परिवर्तन, ताप परिवर्तन, और फिर आपका अवस्था परिवर्तन। तो इस तरह से ये पांचों अभिलक्षण जो है आप अपने चारों ओर कहीं ना कहीं देख सकते हैं और आराम से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई थी। रासायनिक अभिक्रिया के पांचों अभिलक्षण को हम लोग क्लियर समझ चुके हैं। देखिए आगे चैप्टर में पॉइंट है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी आपका केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिए, केमिकल इक्वेशन को, परिभाषा को बारीकी से हम लोग समझते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लिया था या जो जो तत्व भाग लिए थे, यौगिक भाग लिए थे, उनका एक सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है। और फिर जो पदार्थ बने थे रिजल्ट में, उनका भी सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से पहले समझते हैं कि आखिर अणुसूत्र को बनाया क्यों गया, है ना। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग बाद में समझेंगे। देखिए दुनिया में जो है बहुत सारे देश हैं, फिर आपके भारत देश में ले लीजिए आपका 28 राज्य है, और हर जगह का जो लैंग्वेज वो काफ़ी अलग है। तो मान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट जो है आपका अमेरिका में कुछ खोजा, अलग अलग केमिकल मिला के कुछ अलग चीज़ बनाया, तो उसको अगर वो अपने लैंग्वेज में आपका लिख करके आपका अपलोड करता है,
तो इधर जो है हिंदी वाले को समझने में दिक्कत होगा, फिर फ्रांस वाले को समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि हर जगह का लैंग्वेज अलग है। तो सारे साइंटिस्ट मिल करके जो है जितने भी पदार्थ दुनिया में जितने तत्व थे सभी का कोडिंग डिकोडिंग कर दिया गया, यानी कि सभी का संकेत बना दिया गया, जिससे कि पूरी दुनिया में जैसे सोना बोलना है तो सब उसको एक ही संकेत से किया जाएगा। आपका चांदी बोलना है तो एजी से, सोना बोलना है तो यू से, तो ये डिनोट किया जाने लगा पूरा दुनिया में, चाहे उसका लोकल लैंग्वेज कुछ भी हो, उस देश का लैंग्वेज कुछ भी हो। तो यहाँ से हर चीज का जो है एक कॉमन संकेत बना दिया गया, जिससे दुनिया के हर साइंटिस्ट को समझने में काफी सुविधा होता है, और लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है ना। तो रासायनिक समीकरण को समझते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया जो है वो फिर आपका रासायनिक समीकरण क्या है ना। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं है ना, उनके सूत्र और संकेत, जैसे मान लीजिए कोई तत्व है तो उसका संकेत होगा, और कोई अगर यौगिक है तो उसका सूत्र होगा, है ना, अनुसूत्र। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्र तथा संकेतों की सहायता से, यानी तत्व रहेगा तो आपका संकेत और यौगिक रहेगा तो सूत्र के सहायता से रासायनिक अभिक्रिया में पूरे रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज में अगर आप लिखते हैं कि आपका जल के साथ जो है ऑक्सीजन को मिलाने पर, आपका हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन को मिलाने पर जल का निर्माण होता है, तो अगर आप इसको हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं तो इंग्लिश वाले को दिक्कत होगा, फ्रांस वाले को दिक्कत होगा। तो पूरी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण किया गया, जिससे कि आपका टाइम बच जाए, लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर हो जाए, और पूरे वर्ल्ड वाइड पे एक ही सूत्र से पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को समझ में आ जाए, सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए, सारे टीचर को समझ में आ जाए। इसलिए ऐसा बनाया गया, यानी पूरे रासायनिक अभिक्रिया में जितने चीज होते हैं सभी का संक्षिप्त रूप है, उसका शॉर्टकट फॉर्म। कि रासायनिक समीकरण जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, उसका शॉर्टकट फॉर्म है। परिभाषा देखिए कि कितना आसान है और बारीकी से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के सूत्रों तथा संकेतों की सहायता से, जो पदार्थ भाग ले रहे थे उसके सूत्र और संकेत की सहायता से संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण जो है वो आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। एकदम सिंपल है, इसमें कहीं कुछ रखा हुआ नहीं है। एक बार फिर से हम इसको बारीकी से समझते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया दुनिया में बहुत सारा होते रहता है, तो दुनिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण जो है वही होता है हमारा रासायनिक समीकरण। इसका परिभाषा देखिए बेहद आसान है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से पूरी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण जो है वही आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो शॉर्टकट फॉर्म है, यानी बहुत बड़ा लैंग्वेज में जो उसको इतना जगह चेकेगा तो जगह बच रहा है हमारा लिखने से, लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर हो रहा है, दुनिया के सारे साइंटिस्ट स्टूडेंट जो है काफी बारीकी से आसानी से इसको समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए आपका रासायनिक अभिक्रिया का शॉर्टकट फॉर्म जो है रासायनिक समीकरण को बनाया गया। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो जो आपका पदार्थ भाग लेगा वो आपका अभिकारक कहलाता है। अगर मान लीजिए कि आपका 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो सभी के सूत्र, अगर आपका तत्व रहेगा तो उसका संकेत लिखा जाएगा, और अगर यौगिक रहेगा तो उसका अनुसूत्र लिखा जाएगा। तो उसके सूत्र या आपके संकेत जो है उसको प्लस चिन्ह के साथ में लिखेंगे, है ना। जितने भी अभिकारक होंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले होंगे उसको प्लस चिन्ह के साथ में लिखेंगे, यानी कि अभिकारकों को जो है प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। और फिर जो आपका रासायनिक अभिकारक लिख देंगे उसके बगल में जो आपका तीर का निशान होगा, और तीर का निशान बताता है कि आपका ये दोनों पदार्थ मिल करके जो इधर जो नया पदार्थ बना है वो आपका प्रतिफल है, और आपका तीर जो बताता है प्रतिफल इधर, और फिर आपका अभिकारक इधर। और जो तीर का जो चिन्ह होगा आपका तीर के इधर जो है आपका होगा प्रतिफल, यानी कि आपका प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में भी अगर मान लीजिए एक बना है और यौगिक है तो उसका अनुसूत्र लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा पदार्थ था वो टूटा है तो आपका अलग अलग तत्व में टूट गया तो आपका उसका संकेत होगा, तत्व रहेगा तो संकेत और यौगिक रहेगा तो अनुसूत्र। तो अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल बनेंगे तो उनके बीच भी प्लस का चिन्ह देंगे, और अगर रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेंगे तो उसमें भी आपका बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। तो इस तरह से कुछ नियम होते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, जो आपको मैंने अभी रासायनिक समीकरण को जो लिखने का जो नियम है, यहाँ से सबसे बढ़िया फैक्ट है जो कि आपके बिहार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिए। रासायनिक समीकरण में जो तीर का जो चिन्ह होता है, एरो जो होता है हमारा,
तो तीर के जो है बाईं ओर जो है अभिकारक को लिखा जाता है और तीर के जो है दाईं ओर जो है वो प्रतिफल को लिखा जाता है। तो आपके एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण में जो है अभिकारक को यानी रिएक्टेंट को तीर के किस ओर लिखा जाता है। तो इसका आंसर होगा बाईं ओर, है ना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर किसे लिखा जाता है। आंसर क्या होगा आपका, अभिकारक को। और तीर के दाईं ओर जो है आपका जो एरो होता है तीर, उसके दाईं ओर जो है वो आपका प्रतिफल या आपका प्रोडक्ट को लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को समझने के बाद फिर इसके नियम को समझ लिए, फिर तीर के बाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर क्या होता है। ये जो क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहाँ से हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव उठाए जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि समीकरण, रासायनिक समीकरण जो है आपका क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके मन में आ रहा होगा कि रासायनिक समीकरण यानी कि आपका केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका संतुलित समीकरण और दूसरा आपका असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण जो है उसको समझते हैं बारीकी से, फिर आपका असंतुलित समीकरण को ध्यान दीजिए। तो पहला पॉइंट है आपका यहाँ से संतुलित समीकरण यानी कि आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का शॉर्टकट फॉर्म यानी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो बीच में तीर था और तीर के जो बाईं ओर जो है आपका अभिकारक था और तीर के दाईं ओर जो है वो आपका क्या था, प्रतिफल था। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे थे उसका भार और फिर आपका तीर के दाईं ओर यानी जो आपका प्रतिफल था उसका भार, ये दोनों बराबर होता है। और इस चीज को जो है सबसे पहले आपका साबित किए थे आपका केमिस्ट्री के पिता एंटोनी डी लॉरेंट लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आपके दो अलग अलग पदार्थ भाग लिए हैं तो दोनों का भार जो है और जो प्रतिफल बनेगा उसका भार ये बराबर रहता है, संरक्षित रहता है, ये आपका घटता बढ़ता नहीं है। तो इसी को पालन करने के लिए जो है आपका यानी कि इधर जो है परमाणुओं की संख्या और इधर आपका परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर होता है। इसके परिभाषा को हम लोग समझते हैं कि संतुलित समीकरण एक ऐसा रासायनिक समीकरण होता है जिसमें तीर के दोनों ओर यानी अभिकारक और आपका प्रतिफल दोनों तरफ के जो परमाणु है परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में समझाया था कि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले पदार्थ आपको क्या होता है कि परमाणुओं में टूट जाता है। अब परमाणुओं में टूट जाने के बाद जो है फिर परमाणु अपना पार्टनर बदल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया में आप गौर कीजिए कि नया परमाणु कहीं से नहीं आया था। तो जितने परमाणु इधर अभिकारक के पास थे उतने ही परमाणु तो आपका प्रतिफल के पास होगा और जितना भार इसका पहले से था उतना भार आपका रिएक्शन के बाद भी होगा। चेंज सिर्फ क्या हुआ है, परमाणु अपना पार्टनर चेंज किए हैं, तो भार नहीं बदलेगा आपका, है ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें तीर के दोनों ओर यानी दाईं ओर और बाईं ओर प्रत्येक तरह के पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो ये हमारा संतुलित समीकरण होता है। संतुलित यानी कि तराजू समझिए ना जी। तराजू जो होता है, मान लीजिए कि आप दुकान गए तो वहां से आपका दाएं पल रहा और आपका बाएं पल रहा, दोनों ओर अगर आपका बराबर है तो उसको बोलते हैं संतुलित। 1 केजी का बटखरा इधर रखा, आप 1 केजी का आलू चढ़ाया, अगर दोनों बराबर है तो बोले हाँ संतुलित है। अगर मान लीजिए बटखरा आपका नीचे है और आपका इधर आलू ऊपर हो रहा है तो आपका आलू कम दे रहा है आपको। मान लीजिए आलू आपका नीचे हो गया, बटखरा आपका ऊपर हो गया, आलू ज्यादा मिल रहा है। संतुलित यानी कि दोनों तरफ का भार जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से इसको एग्जाम में लिखेंगे, संतुलित समीकरण एक ऐसा रासायनिक समीकरण होता है जिसमें तीर के दोनों ओर बाईं ओर और दाईं ओर प्रत्येक प्रकार के पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यही है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा पॉइंट है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर जो है प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। अब जरा ध्यान दीजिए दुकान वाला एग्जांपल में, अगर मान लीजिए बटखरा आपका ऊपर रहा, आलू नीचे रहेगा, दुकानदार आपको नहीं देगा। अगर आपका बटखरा आपका नीचे रहे और आलू ऊपर रहे, ये वाला पल रहा, तो आप नहीं लीजिएगा, बोलेंगे दुकानदार मोदी जी कम दे रहे हैं। तो इस तरह से देखिए आपका एकदम बराबर रहेगा तो आप भी खुश और दुकानदार भी खुश। तो केमिस्ट्री भी यही कहता है
कि आपका हमें जो है हमेशा संतुलित समीकरण चाहिए। आपका दाएं और बाएं और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, ना तो ये ज्यादा ना तो ये कम। आप भी यही चाहते हैं कि 1 केजी आलू आपका दोनों बराबर इस तरह से रहना चाहिए, आलू और आपका बटखारा दोनों बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से केमिस्ट्री के अंदर जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी कहीं आप एग्जाम में लिखें, है ना, तो आप हमेशा संतुलित समीकरण को लिखें। और समीकरण को लिखने के लिए जो है आपको तत्वों का जो संकेत है, जो यौगिक के अनुसूत्र हैं, उसको याद रखना बेहद जरूरी होगा। तो आपको हम टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम पे जो चैनल है वहाँ उसमें पीडीएफ भेज देंगे कि इस चैप्टर में जितने भी रिलेटेड मतलब कि संकेत और आपके यौगिक के सूत्र होंगे, सारे चीज़ों को मैं पीडीएफ बना करके वो आपका टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करें ऑफिशियल द की टू सक्सेस, वहाँ पे आपको इस चैप्टर रिलेटेड जितने भी तत्व यौगिक होंगे सभी का फॉर्मूला, सूत्र और संकेत जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले आपको किसी वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही।